सभी को नमस्कार। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है रैंक ओनली स्टडीज़। जैसे कि मैं आपको पिछले लेसन्स में रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ाया, उसके बाद सेटलमेंट एक्ट को पढ़ाया जो 1881 में आता है। उसके बाद हमने देखा पिट्स इंडिया एक्ट, और पिट्स इंडिया एक्ट के बाद बीच में जो भी एक्ट आए, चाहे वो 1786 का एक्ट हो या 1793 का। उसके बाद हमने एक और मेजर एक्ट पढ़ा था 1813 में, जिसमें कि जो कंपनी थी, कंपनी का पहले यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव राइट हुआ करते थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए, उन राइट को कम किया जाता है और कंपनी को सिर्फ चाइना और टी के व्यापार को छोड़ के बाकी उसके जो भी मोनोपोली राइट्स थे, मोनोपोलिक राइट्स थे, उनको समाप्त कर दिया जाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 1833 का एक्ट, क्योंकि हम इसको स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि जो 1833 का जो एक्ट आया था, इसके लाने के क्या क्या कारण थे, उस समय क्या क्या कंडीशंस थी, क्या क्या उस समय आप बोल सकते हो सिचुएशन कैसी थी जिसके कारण 1833 का ये एक्ट आता है। तो पहले मैं आपको कारण बताऊंगा, उसके बाद मैं इसकी प्रोविजन बताऊंगा, उसके बाद आपको इसके बारे में जो भी इस एक्ट का सिग्निफिकेंस था उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आप देखोगे कि 1813 से लेके 1833 के 20 साल के समय के बीच बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि सोसाइटिकली या सोसाइटी को लेके या पॉलिटिकली बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलते हैं इंग्लैंड में और भारत में। तो 1813 से और 1833 से इसके बीच 20 साल के बीच जो पहला हमें बदलाव देखने को मिलता है, ये बदलाव देखने को मिलता है कि जो यूरोपियंस थे, जो इंग्लैंड में और व्यापारी हुआ करते थे, वो निरंतर ये मांग शुरू कर देते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में मोनोपोली के जो राइट्स दिए हुए हैं व्यापार करने के लिए, उन राइट्स को समाप्त किया जाए और उनको भी भारत में व्यापार करने के लिए इजाजत दी जाए। तो पहला कारण तो ये रहा कि वहाँ के जो इंग्लैंड के ट्रेडर्स थे, वो निरंतर इस बात की डिमांड कर रहे थे कि उनको भी भारत में व्यापार करने के लिए इजाजत दी जाए। और इसका दूसरा कारण मैं आपको बताऊंगा। दूसरा कारण आप देखोगे कि जो नेपोलियन था, नेपोलियन ने पूरी तरह इंग्लैंड का जो व्यापार हुआ करता था यूरोप के और देशों के साथ, उसको ब्लॉक कर दिया था। ब्लॉक करने के कारण, कॉन्टिनेंटल सिस्टम के कारण, अब जो वहाँ के व्यापारी थे उनको अब किसी नई, आप कह सकते हो किसी नई मार्केट की जरूरत थी उसको व्यापार करने के लिए। तो वो भारत को एक तरह का ऑप्शन देख रहे थे, भारत में आप व्यापार करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन मान रहे थे। तो इसके अलावा जो तीसरा कारण हमें देखने को मिलता है, वो कारण ये होता है कि इंग्लैंड में उस समय लिबरल पार्टी रूल कर रही होती है। जैसे कि लिबरल वर्ड से ही आपको पता होगा, जैसे कि आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा लिबरलिज्म को किसको कहते हैं। लिबरलिज्म का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये ऑब्जेक्टिव होता है कि ट्रेड में सरकार की दखलंदाजी को कम से कम किया जाए और सभी को फ्रीली व्यापार करने की राइट्स दिए जाए। ठीक है जी। तो इन तीन कारणों के कारण भारत में फिर आगे 1833 का चार्टर एक्ट लाया जाता है, क्योंकि जो 1813 से 20 साल के लिए राइट्स दिए जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए। ठीक है जी। तो 1833 का एक्ट आ रहा था, उस समय रिन्यू करने की जरूरत पड़ रही थी इस एक्ट को। ठीक है जी। 1813 की जो एक्ट में प्रोविजन की गई थी उसको रिन्यू करने की अब जरूरत पड़ रही थी, इसलिए 1833 का एक्ट आता है। तो 1833 के एक्ट में जो पहली प्रोविजन की जाती है, पहली प्रोविजन ये की जाती है कि जो बंगाल के, जो भारत के, जो पहले बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, उनको फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। उसके बाद उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। तो अब इसके एक्ट के माध्यम से जो प्रोविजन किया जाता है, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। ठीक है जी। क्योंकि इसका बनाने का आपको कारण भी मैं बताऊंगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है।
इसका बनाने का क्या कारण था? कारण यही था क्योंकि उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय भारत में जो उसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन था वो कर रही थी, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन कर रही थी। तो किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए उस सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी को पावर्स भी देना जरूरी था। इसलिए जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है और इनको समस्त शक्तियां दे दी जाती हैं, चाहे वो मिलिट्री रिलेटेड शक्ति हो, मिलिट्री रिलेटेड पावर हो या रेवेन्यू रिलेटेड पावर हो, ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड पावर हो, ये सभी पावर्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी जाती हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा जो दूसरा प्रोविजन हमें देखने को मिलता है, उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने मुख्य रूप से अपने 3 सेंटर को स्थापित कर रखा था। जैसे कि आप देखोगे भारत के नक्शे को आप यदि देखते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बॉम्बे, इसके अलावा यहाँ पर आपको मद्रास देखने को मिलेगा, यहाँ पे कलकत्ता। तो बॉम्बे और जो मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, इनकी जो पावर हुआ करती थी, एज अ उनको लॉ मेकिंग की जो पावर हुआ करती थी, उनकी वो पावर को डिप्राइव कर दिया जाता है, उसको पावर को छीन लिया जाता है, ठीक है जी। अब वो जो उनकी पावर थी लॉ मेकिंग की, जो प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे और मद्रास की, उनकी जो पावर थी उनको डिप्राइव कर दिया जाता है। तो अगला हम पॉइंट लिखेंगे लॉ मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंसीज डिप्राइव्ड। ठीक है जी, उनकी पावर को डिप्राइव कर दिया जाता है, जो हमें इसकी दूसरी जो प्रोविजन देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें जो इसकी तीसरी प्रोविजन देखने को मिलती है, क्योंकि आप देखोगे कि भारत के इतने बड़े क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे में कर लेती है, तो इस समय जो लॉ मेकिंग पावर्स थी और जो कि अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया समस्त देश के लिए, पूरे देश के लिए कानून बना रहे थे, उनको लॉ मेकिंग पावर के लिए असिस्ट करने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत थी। तो इसी उसको जरूरत को महसूस करते हुए पहले बार लॉर्ड मैकॉले को एज अ लॉ मेंबर अपॉइंट किया जाता है। लॉर्ड मैकॉले को लॉ मेंबर अपॉइंट किया जाता है, जिनका मुख्य रूप से काम यह होगा कि वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को लॉ मेकिंग जो प्रोसीजर होगा उसमें सहायता करे, ठीक है जी। इसके अलावा हम जो अगला इसका प्रोविजन देखेंगे, जो हमें इसका अगला प्रोविजन देखने को मिलता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो पहले व्यापार कर रही थी टी और चाइना के साथ, अब उसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को अब प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया जाता है और उसको यही पावर दी जाती है कि आप अब जो आपका जो कमर्शियल जो पहले एक्टिविटीज ईस्ट इंडिया कर रही थी उनको अब नहीं किया जाएगा, आप अब प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव काम कीजिए। और उनको आगे 20 साल के लिए उनको ये पावर दे दी जाती है कि आप एज अ ट्रस्टशिप, एज अ क्राउन के आप विश्वसनीय एक संस्था के रूप में कार्य करेंगे अब भारत में, ठीक है जी। तो अब हमने ये देखा कि इसमें एक्ट में क्या क्या मुख्य रूप से प्रोविजन की जाती हैं कि पहले तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है और समस्त जो शक्ति थी मिलिट्री, रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो इनके हाथ में आ जाती हैं। और जो लॉ मेकिंग पावर हुआ करती थी प्रेसिडेंसीज के पास, उनको उनकी पावर से रिलीज कर दिया जाता है। वो पावर्स अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में चल जाती है, क्योंकि अब इतने बड़े क्षेत्र को कैप्चर किया हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो अब एक यूनिफॉर्म लॉ को लागू करने के लिए ये सारी पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में आ जाती हैं। गवर्नर जो पहले हमारे जो भारत में जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज अपॉइंटेड होते हैं वो होते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग वाज अपॉइंटेड एज
फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट जो ये लॉर्ड था, लॉर्ड मैकॉले, इसको लॉ मेंबर अपॉइंट कर दिया जाता है, क्योंकि जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाती है, तो इसको अब सहायता करने के लिए मेंबर की जरूरत थी, उसको स्टाफ की जरूरत थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, इसलिए एक मेंबर की अपॉइंटमेंट कर दी जाती है। इसके अलावा अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये पहले कमर्शियल एक्टिविटीज भी किया कर रही थी भारत में मेनली, तो अभी ये इसको दो क्षेत्रों में मोनोपोली मिली हुई थी अभी भी, जो है था चाइना के साथ व्यापार और ट्रेडिंग टी, ठीक है जी। तो इन दो जो इसको मोनोपोली थी उसको भी अब अबॉलिश कर दिया जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एज अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाती है, ठीक है, जिसका काम होगा भारत में जो उसकी टेरिटरीज हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज हैं उसको एक्सपैंड करना। इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अफगानिस्तान के साथ वार करती है, ठीक है जी। अफगानिस्तान के बाद वो वार करने के बाद वो सिंध को कैप्चर करती है, पंजाब को कैप्चर करती है, तो उसका मेन मोटिव सिर्फ अब टेरिटरी को एक्सपैंड करना हो जाता है, ठीक है जी। तो हम इसका जो सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है, तो पहला सिग्निफिकेंस तो यही देखने को मिलता है कि जो गवर्नर जनरल थे उनको और पावरफुल बना दिया जाता है, और जो प्रेसिडेंसी थी इनकी पावर्स को अब छीन लिया जाता है और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाती है भारत में, ठीक है जी। इसके बाद हम देखेंगे 1853 का एक्ट, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा अगला एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब हम देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। बता दो कि जैसे कि आपने देखा होगा कि 1833 से लेके 1853 के बाद जब ये 1853 में अगला एक्ट आता है, इसको लाने के क्या कारण हो रहे थे मेनली आप देखोगे, तो आप देखोगे कि 20 साल की ये चार्टर दिया गया था कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, यहाँ पर एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कार्य करने का, ठीक है जी, जो कि क्राउन के अंडर किया जाएगा। तो पहली जो प्रोविजन हमें इसको देखने के लिए मिलती है, इस एक्ट की पहली प्रोविजन हमें ये देखने को मिलती है कि जो आप देखोगे कि कंपनी उस समय बहुत सारा अपने टेरिटरी को एक्सपेंड कर चुकी थी, ठीक है जी। जैसे कि 1833 के एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया जाता है, उसी की तर्ज पे अब ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही होती है। वो अफगानिस्तान में भी वो कैप्चर कर लेती है, पंजाब को कैप्चर कर लेती है, और 1849 में पंजाब कैप्चर, सिंध कैप्चर, इस प्रकार के एक्सपेंशन था वो कंपनी वो बहुत ज्यादा कर चुकी थी। इसके कारण अब जो लॉ था, लॉ मेकिंग पावर्स को बढ़ाना अब जरूरी हो चुका था, क्योंकि इतनी बड़े देश के लिए और भी जो प्रेसिडेंसी थी उनके मेंबर्स को भी लेना अब जरूरी हो चुका था। तो अब इसके अलावा जो इसका दूसरा कारण हमें देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि 1853 में जो एक्ट आया, इसमें ना ये हो गया था कि कंपनी के हाथ से अब पावर छीन ली जाए, कंपनी के हाथ से पावर छीन के अब सीधी डायरेक्ट क्राउन के हाथ में पावर्स ले ली जाए। इस प्रकार की धारणा उस समय इंग्लैंड में चल रही थी। तो पहला जो प्रोविजन किया जाता है इस एक्ट के माध्यम से, तो पहला प्रोविजन ये किया जाता है, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पहले 24 मेंबर हुआ करते थे, इसके 24 मेंबर हुआ करते थे। इनके मेंबर्स की अब संख्या को 18 कर दिया जाता है, इनको 18 कर दिया जाता है, और 6 मेंबर होते हैं जो इनको अपॉइंट किया जाता है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ठीक है जी। ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अब उनको अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है जी। इस प्रकार आप देखोगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर ये जो क्राउन था उसने इसको कंट्रोल करने के लिए अपने 6 मेंबर्स को यहाँ पर अपॉइंट करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट हमें देखने को मिलता है, जैसे कि कंपनी अपना जो उसकी टेरिटरी थी बहुत ज्यादा गेन कर चुकी थी, बहुत ज्यादा,
ठीक है जी। तो अब इतने बड़े देश के लिए लॉ मेकिंग पावर्स को भी इंक्रीज करना जरूरी हो गया था। तो भारत में इसी की तर्ज में पहली बार पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत हो जाती है। वो कैसे होती है कि एक तो यहाँ पर हमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखने को मिलती है, वाइस जो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, और हमें यहाँ पर इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलती है। ठीक है जी। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन कौन से मेंबर होंगे? वो सभी मेंबर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे जो पहले ही, जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया था कि जो 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसमें इसके 4 मेंबर्स होते हैं, उसके बाद जब पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में, उसमें इसके मेंबर की संख्या 3 कर दी जाती है। उसके बाद फिर इसको इंक्रीज कर दिया जाता है 1833 के एक्ट के द्वारा। 1833 के एक्ट के द्वारा फिर ये 4 हो जाते हैं जब लॉर्ड मैकॉले को एज अ लॉ मेंबर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है जी। तो इसके अलावा अब यहाँ पे 4+1 और इसके अलावा कमांडर इन चीफ की पोस्ट भी हमें इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि पहले 1786 में ये प्रोविजन किया जाता है कि जो कॉर्नवालिस थे उन्हीं को ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है और उन्हीं को ही कमांडर चीफ की पोस्ट दी जाती है। तो परंतु जब आगे जाके 1793 का एक्ट आता है तो उसके बाद फिर इस पोस्ट को अलग कर दिया जाता है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर 6 मेंबर यहाँ पर होते हैं एग्जीक्यूटिव में, और जो लेजिस्लेटिव में भी 6 मेंबर होते हैं। ठीक है जी। जो 6 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स में से 4 मेंबर जो प्रेसिडेंसीज हैं जैसे कि मद्रास और बॉम्बे एंड कलकत्ता और आगरा, 4 मेंबर प्रेसिडेंसी से लिए जाते हैं। और जो 2 मेंबर रहते हैं वो 2 मेंबर सुप्रीम कोर्ट होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और एक जो रेगुलर जज हैं, 1 रेगुलर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो देखेंगे कि इसमें भी हमें 6 मेंबर, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी 6 मेंबर देखने को मिलते हैं, और एग्जीक्यूटिव में पहले से ही 6 मेंबर की प्रोविजन हो जाती है। तो इसमें टोटल हमें जो मेंबर देखने को मिलते हैं वो 12 मेंबर हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। एक के अलावा जो अगला प्रोविजन इस एक्ट में किया जाता है वो ये प्रोविजन किया जाता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनको न्यू प्रेसिडेंसीज क्रिएट करने का अब उनको अधिकार दे दिया जाता है, क्योंकि उस समय तक जो कंपनी थी वो अपना जो टेरिटरी एक्सपैंड जो कर रही थी भारत में वो बहुत ज्यादा कर चुकी थी। अब पंजाब उनके अंडर में आ चुका था, अब सिंध उनके अंडर में था। इसी प्रकार से उनको ये पावर्स दे दी जाती हैं कि वो अब और प्रेसिडेंसीज क्रिएट कर सकती हैं। इसके अलावा इसी की तर्ज में पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। तो इसके जैसे कि हमने ये एक्ट देखा, इस एक्ट के बाद अब 1857 में सिपाही म्यूटनी होती है, जिसमें कि सिपाही विद्रोह कर देते हैं, और इस विद्रोह के कारण फिर जो कंपनी अब जो भारत में रूल कर रही थी उस रूल की जो पावर थी उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में, उसको अब ले लिया जाता है। वो अब जो शासन की प्रक्रिया थी वो अब डायरेक्ट क्राउन के हाथ में चल जाती है। भारत का जो शासन की प्रक्रिया थी वो अब डायरेक्ट जो क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन, उसके हाथों में चली जाती है। अब हम अगले लेसन में देखेंगे एक्ट ऑफ 1858, या उसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से भी जानते हैं। मिलते हैं हमारे अगले लेसन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।